साथियों, एग्जाम में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग सचिन सर के बीपीएससी 3.0 दोस्तों और दोस्तों बिहार दरोगा और बिहार एसएससी दोस्तों 10+2 के लिए VVI बुक को स्टार्ट किया जा रहा है दोस्तों। क्विक बुक है दोस्तों। इससे बीपीएससी 2.0 में दोस्तों हिस्ट्री से लगभग 50 क्वेश्चन पूछा गया था। 50 में 50 क्वेश्चन आपका इसी बुक से है दोस्तों। इसलिए आप लोग अगर दिए हैं तो इस बुक से आप मिलाइए, आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएगा दोस्तों। 100% सभी क्वेश्चन इसी बुक से आया हुआ है दोस्तों। आप लोग मिला के देख लीजिए। अगर आप लोग बीपीएससी 3.0 देना चाह रहे हैं दोस्तों तो आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए। इससे बाहर आएगा तो आप लोग जो कहिएगा सो दोस्तों। इससे बाहर आपका एग्जाम में कभी भी हिस्ट्री नहीं देखने को मिलेगा दोस्तों। बशर्ते 1 से 2 बार या 3 बार वीडियो को जरूर से देखिए। इसके बाद दोस्तों आपको प्रत्येक दिन 100 का हिस्ट्री का चैप्टर वाइज MCQ करवाया जाएगा बढ़िया लेवल का दोस्तों, जो एग्जाम में आने की प्रबल संभावना रहे। और 100 क्वेश्चन पॉलिटी का करवाया जाएगा दोस्तों। आपको 200 क्वेश्चन सप्ताह में 3 दिन इसका 3 दिन इसका करवाया जाएगा दोस्तों। इसलिए वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्तों बीच, भाई बहन जो भी देने वाले हैं उनके बीच वीडियो को शेयर जरूर से जरूर कीजिए। और चैनल अच्छा लगे दोस्तों तब सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं लगे तो नहीं कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके सुविधा के लिए भी कर रहे हैं और हम भी अपना रिवीजन के लिए कर रहे हैं दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर प्राचीन इतिहास को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। बीपीएससी 3.0 10+2 दोस्तों। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत और प्रागैतिहासिक काल दोस्तों, जो आज हम लोग करने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि प्राचीन से दोस्तों आपको 10 से प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। फिर 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिडावल से देखने को मिलेगा। फिर जो बचेगा वो दोस्तों आपको आधुनिक से देखने को मिलेगा। 20 प्लस क्वेश्चन आपको आधुनिक से देखने को मिलेगा। 20 से 25 के बीच में दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भूमिका देखिए। इतिहास अतीत में किए गए मानव प्रयास की अनुक्रमिक कथा है दोस्तों। इतिहास के आवश्यक अंग हैं अतीत, सभ्य युग, मानव प्रयास और घटनाओं का अनुक्रमिक प्रसार दोस्तों। आप भाई बहनों को सिर्फ शांति से सुनना है दोस्तों। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा वहाँ हम अंडरलाइन कर देंगे दोस्तों, बोल देंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, इतना बता देंगे दोस्तों। और सिर्फ आपको शांति से सुनना है। वर्तमान जो अभी जीवित है इतिहास का विषय नहीं है दोस्तों। यद्यपि यह शीघ्र अतीत होकर उसका अंग हो जाएगा। घटना जो संपन्न हो चुकी है, चाहे अभी हो, चाहे सहस्त्राब्दियों पूर्व, इतिहास का अंग हो जाती है। इतिहास विगत घटनाओं का चिंतन करता है। जब हम ऐतिहासिक क्रम घटनाओं का वर्णन करते हैं तब उन्हें काल प्रसार में वितरित करते हैं, और जब भौगोलिक क्रम में से इनका उल्लेख करते हैं तब उन्हें स्थानानुसार रखते हैं। इतिहास और भूगोल दोनों कारण और परिणाम के साथ घटनाओं की तिथि और स्थान को व्यवस्था प्रदान करते हैं। अंतःनिर्णयता और परिवर्तनीयता का समसामयिक विश्लेषण ही इतिहास है दोस्तों। इतिहास हमारी और हमारे समाज की दशा और दिशा का निर्धारण करता है, भविष्य को सुरक्षित बनाने का प्रयास भी करता है दोस्तों। प्राचीन भारत का इतिहास मानव सभ्यता के उस समय का इतिहास है जब वह अपने निर्माण की अवस्था में था दोस्तों। जब अपने निर्माण की अवस्था में था। विशाल पर्वतमालाओं और नदियों की भूमिका प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण रही है। वर्तमान मानव का स्वरूप कर्मिक विकास का परिणाम है। इतिहासकारों ने अध्ययन हेतु सरलता की दृष्टि से इतिहास को कई भागों में वर्गीकृत किया है। प्राचीन भारत उसी वर्गीकरण का एक भाग है दोस्तों। ऐतिहासिक काल कर्मों का अध्ययन हमें ऐतिहासिक सामग्री स्रोतों के आधार पर करते हैं। चूंकि इतिहास उन बातों का वृत्तांत होता है जो भूतकाल में हुई हो, इसलिए मूलतः महत्वपूर्ण तथ्यों को चुनकर अतीत का पुनर्निर्माण करने को ही इतिहास कहते हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य हमारे लिए कई रूपों में सुरक्षित है, जिन्हें हम इतिहास का सामग्री स्रोत कहते हैं दोस्तों। ये हम लोग जो पढ़े हैं दोस्तों वो उतना इम्पोर्टेंट है। सिर्फ आप एक निगाह अपनी सरसरी निगाहों से एक बार अपने आंखों के सामने गुजारिए, बस। उससे ज़्यादा उसमें कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है दोस्तों।
प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत देखिए। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत अनेक और विविध प्रकार के हैं। हमारे इतिहास के स्रोतों के क्षेत्र में किसी नदी के तट पर एक निर्जन टीले को खोद कर निकाले गए प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य द्वारा पत्थर को काट कर बनाए गए ग्रासों से लेकर भव्य इमारतों के भग्नावशेषों और राजकवि वान के हर्ष चरित्र तथा तक सभी प्रकार की चीजें शामिल हैं। अपने अध्ययन की सुविधा के उद्देश्य से हम इन्हें मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो पुरातत्व और दूसरी साहित्यिक संबंधी सामग्री है। इन दो श्रेणियों को आगे फिर छोटी छोटी श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर नेक्स्ट तरफ चलते हैं। चलिए अभिलेख के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। किसके बारे में दोस्तों? अभिलेख के बारे में। प्राचीन, यहाँ से पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पुरातात्विक स्रोत है, अभिलेख के बारे में चर्चा करें, ध्यान दीजिएगा आप। प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों और ताम्रपत्रों और दीवारों और प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण है दोस्तों। पॉइंट दूसरा, सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोगाज कुई से प्राप्त अभिलेख है। इन पर वैदिक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। इनसे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है। क्या होता है दोस्तों? इनसे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक का है दोस्तों। भारत में अगर पूछे सबसे प्राचीन अभिलेख किसका है तो अशोक का है दोस्तों। ये पॉइंट याद करने के लिए है, BBI है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जो 300 ईसा पूर्व के लगभग है। D.R. भंडारकर नामक विद्वान ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया दोस्तों। कौन लिखा था अशोक का इतिहास दोस्तों? D.R. भंडारकर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग। अशोक के अभिलेख ब्राही, खरोष्ठी, यूनानी और अरमाइक लिपियों में मिले हैं दोस्तों। BBI इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछेगा क्वेश्चन। अशोक का अभिलेख किस किस भाषा में मिला है तो ब्रह्मी में मिले हैं, खरोष्ठी में मिली है, यूनानी में मिला है और अरमाइक लिपियों में मिला है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मास्की, सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से याद रखिएगा। मास्की, गुजरा और निट्टूर और उदयगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक का नाम स्पष्ट उल्लेख है तथा अन्य अभिलेखों में उसे देव नाम प्रिय या प्रियदर्शी, देवों का प्यारा कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? देवों का प्यारा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसप, पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, BBI है। जेम्स प्रिंसप ने ब्रह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेख को पढ़ा था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। अशोक के बाद भी अभिलेखों की परंपरा कायम रही। अब हमें अनेक प्रशस्तियां मिलने लगी जिनमें दरबारी कवियों तथा लेखकों द्वारा अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा के शब्द मिलते हैं। इन अभिलेखों से संबंधित शासकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इनमें प्रमुख है, देखिए चलिए देखते हैं हम लोग। अभिलेख हो गया और साथ में शासक है और इधर विषय है। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक ने लिखा था तो शासनकाल में था दोस्तों? खारवेल। अब विषय क्या है? खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण है दोस्तों। पूछेगा हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के काल में था तो खारवेल शासक के काल में था दोस्तों। इसमें क्या है तो घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण है खारवेल के दोस्तों। दूसरा देखिए, दूसरा है जूनागढ़ अभिलेख दोस्तों, इसे गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं। रुद्रदामन के शासनकाल में ये लिखा गया दोस्तों। इसमें रुद्रदामन की विजय, व्यक्तियों एवं कृतित्व का विवरण प्राप्त है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है सभी दोस्तों। नासिक अभिलेख, इसमें गौतमी बालश्री रचनाकार दोस्तों। सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण गौतमी सतकर्णी से संबंधित है दोस्तों नासिक अभिलेख में दोस्तों। प्रयाग स्तंभ लेख देखिए दोस्तों, समुद्रगुप्त से संबंधित है प्रयाग स्तंभ लेख। इसके विजय नीतियों का पूरा विवरण है दोस्तों इसमें। फिर नेक्स्ट देखिए, सभी जो पढ़ रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय लिखा। कौन लिखा? एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय दोस्तों। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण मिलता है आपको एहोल अभिलेख में दोस्तों। भीतरी स्तंभ लेख देखिए, भीतरी स्तंभ लेख दोस्तों स्कंदगुप्त के शासनकाल में लिखा गया है। उस समय के शासक स्कंदगुप्त है। इसके जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण इसमें मिलता है साथियों।
चलिए मंदसौर अभिलेख देखिए, मंदसौर अभिलेख जो है दोस्तों ये मालवा नरेश यशोवर्मन सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है इसमें दोस्तों। मंदसौर अभिलेख में किसका? मालवा नरेश यशोवर्मन का दोस्तों सैनिक उपलब्धियों का वर्णन इसमें मिलता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गैर सरकारी लेखों में यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेस नगर विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिससे द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है दोस्तों। नोट, अभिलेखों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं अभिलेखों के अध्ययन को दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये भी आई है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत देखिए, पुरातात्विक स्रोत एक होता है दोस्तों, एक साहित्यिक स्रोत होता है साथियों। पुरातात्विक स्रोत में दोस्तों अभिलेख है, स्मारक में भवन है, सिक्के हैं, मूर्तियां, चित्रकला, मोहरें दोस्तों, ये सब पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। साहित्यिक स्रोत के दो हैं दोस्तों, कौन कौन है? भारतीय साहित्य है और विदेशी साहित्य, विदेशी यात्रियों के विवरण दोस्तों। चलिए हम लोग पहले भारतीय साहित्य को देखते हैं हम लोग। भारतीय साहित्य में दोस्तों धार्मिक साहित्य है, फिर एक धर्मनिरपेक्ष साहित्य है और एक संगम साहित्य है दोस्तों। तो धर्मनिरपेक्ष साहित्य में दोस्तों आपका 3 है दोस्तों। ब्राह्मण साहित्य आपका धार्मिक साहित्य में आता है, फिर बौद्ध साहित्य, फिर जैन साहित्य दोस्तों, ये सब आपका धार्मिक साहित्य में आता है। तो पहले ब्राह्मण साहित्य को हम लोग देख लेते हैं। ब्राह्मण साहित्य में दोस्तों वेद है, इसमें ऋग वेद आएगा, यजुर्वेद आएगा, सामवेद आएगा, अथर्ववेद आएगा दोस्तों। चारों वेद आपका वेद में आएगा। फिर इसमें ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों। ब्राह्मण ग्रंथ में आपका आ जाएगा, देखिए दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथ में आपका ऐतरेयी है, कौशिकी है, गोपथ है दोस्तों, ये ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों। आरण्यक देखिए, इसमें तैतरनीय है, मैत्रेयी है, ऐतरेयी है दोस्तों। उपनिषद देखिए, ये सब आपका ब्राह्मण साहित्य में आ रहा। छंदोग है, कंठ है और बिंदरानक आदि है दोस्तों। अब वेदांग में देखिए, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है दोस्तों, ये सब वेदांग में है। उपवेद में क्या क्या है दोस्तों? आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, गंधर्व वेद है, शिल्प वेद है दोस्तों। और षड दर्शन क्या है दोस्तों? सांख्य है, योग है, न्याय है, वैश्विक है, पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है दोस्तों, ये सब षड दर्शन में दोस्तों। महाकाव्य देखिए, महाकाव्य में दोस्तों रामायण है, महाभारत है। पुराण में देखिए दोस्तों विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, गुरु पुराण दोस्तों। स्मृति में दोस्तों मनु स्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य है दोस्तों, स्मृति है। ये सब आपका ब्राह्मण साहित्य के इतने अंग हैं दोस्तों। अब बौद्ध साहित्य में देखिए, बौद्ध साहित्य में आपका आता है सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, मिलिंद पन्हु, बुद्ध चरित और दिव्य दान दोस्तों, ये सब क्या है? बौद्ध साहित्य दोस्तों। दिव्य दान है, बुद्ध चरित है, मिलिंद पन्हु है, अभिधम पिटक है, विनय पिटक है, सूत पिटक है दोस्तों। और जैन साहित्य देखिए, परिशिष्ट पर्वन दोस्तों, ये क्या है? जैन साहित्य दोस्तों। भद्रबाहु चरित्र, ये भी आपका जैन साहित्य है। भगवती सूत्र, ये भी जैन साहित्य है। और कल्प सूत्र, ये भी आपका जैन साहित्य है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में क्या क्या? कौटिल्य का अर्थशास्त्र है दोस्तों, कलहन की राजतरंगिणी है, फिर आपका पाणिनि का अष्टाध्यायी है दोस्तों, ये सब धर्मनिरपेक्ष साहित्य है दोस्तों। विशाखादत्त मुद्रा राक्षस है दोस्तों, फिर कालिदास और अभिज्ञान शकुंतलम का है, और फिर मालविकानी मित्रम है, रघुवंशम मेघदूतम है, फिर बाणभट्ट का हर्षचरित और कादम्बरी है दोस्तों, ये सब धर्मनिरपेक्ष साहित्य है। संगम साहित्य देखिए दोस्तों, त्रिकुरल है, शिल्पदिकारम है, मणिमेखलई, जीवक, चिंतामणि दोस्तों, ये सब संगम साहित्य है। अब फिर विदेशी साहित्य, विदेशी यात्रियों के विवरण में क्या क्या है? यूनान एवं रोमन के लेखक देखिए दोस्तों, मेगास्थनीज आता है आपका, विदेशी साहित्य में आता है। टोलमी आता है, हेरोडोटस आता है, निर्याकस आता है, अरिस्टोबुल्स आता है दोस्तों, ये सब यूनान एवं रोम के लेखक हैं दोस्तों। और चीनी लेखक कौन कौन है? फाहियान है, हेनसांग है, इत्सिंग है, ये सब चीनी लेखक है दोस्तों। अरबी लेखक आपका अल सुलेमान है, अल मसूदी है, इब्न बतूता, ये सब आपका अरबी लेखक हैं दोस्तों। चलिए हम लोग इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे दोस्तों। चलिए स्मारक और भवन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, स्मारक और भवनों से जनता की आध्यात्मिकता और धर्म निष्ठा का ज्ञान होता है दोस्तों। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त भवनों से 5500 वर्ष पुरानी सैंधव सभ्यता का पता चला है। नवीन शोध के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी है दोस्तों। नवीन शोध के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी? 8000 साल दोस्तों। अंतरजी खेड़ा दोस्तों आदि की खुदाई से पता चलता है कि देश में लोहे का प्रयोग ईसा पूर्व 1000 के लगभग प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था दोस्तों, लगभग अंतरजी खेड़ा में दोस्तों। प्राचीन काल में भारत में भारी संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ है। प्राचीन काल में दोस्तों
भारत में भारी संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ था दोस्तों, जिनके अवशेष बिखरे बिखरे रूप से पूरे देश में है दोस्तों। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, महलों और मंदिरों की शैली में वास्तु कला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, विभिन्न स्थानों से प्राप्त मंदिर जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर दोस्तों, ये कहाँ है? ललितपुर में है दोस्तों। ललितपुर कहाँ है? तो यूपी में है दोस्तों। भीतर गांव का मंदिर दोस्तों कानपुर में है। भीतर गांव का मंदिर कहाँ है? कानपुर में दोस्तों। अजंता की गुफाओं के चित्र, सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की ताम्र मूर्ति आदि से हिंदू कला एवं सभ्यता के पर्याप्त विकसित होने की प्रमाण मिलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उत्तर भारत का मंदिर नागर शैली। उत्तर भारत का मंदिर कैसी शैली में है दोस्तों? नागर शैली में। अब मध्य भारत के मंदिर कैसी शैली में है? तो बेसर शैली में दोस्तों। मध्य भारत के मंदिर बेसर शैली में दोस्तों। और दक्षिण भारत के मंदिर के निर्माण द्रविड़ शैली में निर्मित हुए दोस्तों। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दक्षिण भारत में तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली तथा उत्तर भारत में खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत के इतिहास, यहाँ से सब इंपॉर्टेंट पॉइंट जा रहा है दोस्तों। भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक द्वीपों से हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारक मिलते हैं। इनमें मुख्य रूप से जावा के बोरोबुदुर स्तूप, महायान बौद्ध स्तूप तथा कंबोडिया के अंकोरा वाट मंदिर का उल्लेख किया जा सकता है दोस्तों। ये हम लोग सिक्के के बारे में चर्चा करते हैं, सिक्के में दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अभिलेख, स्मारक भवन के अतिरिक्त प्राचीन राजाओं द्वारा ढलवाए गए सिक्कों से भी प्रचुर ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध होती है दोस्तों। साधारणतः 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से ही प्राप्त होती है। कुछ प्राप्त मुद्राओं में तिथियां भी खुदी है, जो कालक्रम निर्धारण में अत्यंत सहायक सिद्ध हुई है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पुराने सिक्के तांबा, चांदी और सोना और सीसा धातु के बनते थे। पुराने सिक्के जो किसके बने थे? चांदी, तांबा, सोना और सीसा के दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के कहते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को क्या बोलते हैं? आहत सिक्के बोलते हैं दोस्तों। VVI इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के ईसा पूर्वी 5वीं सदी के हैं और ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण ही भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। क्यों कहते हैं आहत मुद्रा? ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पंचमार्क या आहत सिक्के पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्राकार आदि के चिन्ह बने होते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में बने हैं, जो मुख्यतः सीसा, चांदी, तांबा और सोने के हैं दोस्तों। सर्वाधिक सिक्के किसके काल में बने? मौर्योत्तर काल में दोस्तों। मुख्यतः सीसा, चांदी, तांबा, सोने के हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सातवाहनों ने सीसा तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य अस्थायी यमन शासकों ने किया था दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग ऋग वेद पे चर्चा करते हैं दोस्तों। ऋग वेद 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक इसका डेडलाइन है दोस्तों, शासन काल है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व दोस्तों। सॉरी, पहले गलती बुला गया था। कितना है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं पहला पॉइंट। यह सबसे प्राचीन वेद माना जाता है दोस्तों। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग वेद है दोस्तों। यह एक ऐसा वेद है जो ऋचाओं में बद्ध है दोस्तों। ऋग वेद कुल 10 मंडल, 228 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं दोस्तों। इस वेद को पढ़ने वाले को ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं दोस्तों। ऋग वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया दोस्तों। पहला और 10वां मंडल सबसे अंतिम में जोड़ा गया दोस्तों। ऋग वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है दोस्तों। ऋग वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 9वें मंडल से देवता सोम का उल्लेख है तथा 10वां मंडल चतुर्वर्ण समाज की संकल्पना का आधार है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, ऋग वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेयी, कौशिकी तथा अथवा संख्यायन दोस्तों। ऋग वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं,
एतरई एवं कोशेतकी अथवा संख्याएं दोस्तों। नोट में देखिए, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है दोस्तों। यजुर्वेद देखिए दोस्तों, यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं, चलिए हम लोग। इसमें यज्ञों के नियमों और विधानों का संकलन मिलता है, यही कारण है कि इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है दोस्तों। यजुर्वेद पद एवं गद दोनों में है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद एवं पद दोनों में दोस्तों। यजुर्वेद पद एवं गद दोनों में। यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में है, शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद एवं पद दोनों में है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, यजुर्वेदों के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अधर्व्यू कहलाता है। क्या कहलाता है? अधर्व्यू कहलाता है दोस्तों। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण जो करने वाले पुरोहित हैं उसे हम क्या कहते हैं? अधर्व्यू कहते हैं। और यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद तथा मैत्रेयनी उपनिषद है दोस्तों। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कौन कौन है? कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वतोपनिषद तथा मैत्रेयनी उपनिषद दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईश्वाक उपनिषद है। अंतिम अध्याय क्या है? ईश्वास्य उपनिषद, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यजुर्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ एवं तैतरई ब्राह्मण ग्रंथ दोस्तों। कौन कौन है? शतपथ एवं तैतरई दोस्तों। चलिए सामवेद के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं। सामवेद, साम का अर्थ होता है गान दोस्तों। साम का क्या अर्थ होता है? गान होता है। इसके VVI, सभी VVI जितना पढ़ना दोस्तों सब VVI है यहाँ से। साम का अर्थ गान होता है। इसमें मुख्यतः यज्ञों का अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह होता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सात स्वरों जैसे सारे गामा पादा निशा की उत्पत्ति इसी से हुई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, सामवेद की कुल ऋचाएं 1875 ऋचाएं दोस्तों सामवेद में। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। इसमें मुख्यतः सूर्य स्तुति के मंत्र हैं दोस्तों। चलिए सामवेद के प्रमुख उपनिषद छंदोगय तथा जैमिनी है दोस्तों। कौन कौन उपनिषद है? प्रमुख उपनिषद छंदोगय उपनिषद। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश ब्राह्मण और षड्विश ब्राह्मण दोस्तों। अथर्ववेद के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसकी रचना अथर्व तथा अंग ऋषि द्वारा सभी ग्रंथों के बाद में की गई दोस्तों। इसकी रचना अथर्व तथा अंग ऋषि के द्वारा सभी ग्रंथों के बाद में की गई, इसलिए इसे अथर्वा ग्रीस वेद भी कहा जाता है। इसमें 731 सूक्त, 20 अध्याय और लगभग 6000 मंत्र है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। समुद्रगुप्त की बीना बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से उसकी संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है दोस्तों। फिर से एक बार देख लिया जाए दोस्तों। समुद्रगुप्त की बीना बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्टेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन दोस्तों न्यूमिस्टेटिक्स कहा जाता है। चलिए हम लोग मूर्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में आरंभ होता है दोस्तों। कब होता है? कुषाण काल में दोस्तों। VVI पॉइंट है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कुषाण कालीन मूर्तियों पर विदेशी प्रभाव है दोस्तों, जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी है दोस्तों। ये भारतीय मतलब अपना इंडिया में बना दोस्तों, लेकिन कुषाण कालीन मूर्तियां जो विदेशी प्रभाव है दोस्तों, लेकिन मथुरा कला का मूर्तियां स्वदेशी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भरभूत, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्ति कला में जनसाधारण के जीवन की अति
सजीव झलक देखने को मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट डलते हैं, चित्रकला। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अजंता के चित्रों में मनोभाव की सुंदर झलक मिलती है। चित्रकला में माता और शिशु तथा मरना संग राजकुमारी जैसे चित्र से गुप्त काल का कलात्मक उन्नति का पूर्ण आभास होता है दोस्तों। बौद्धि साहित्य पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में मिलती है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, मोहरे देखते हैं। प्राचीन मोहरों, अवशेषों से प्राप्त मोहरों से प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिलती है दोस्तों। मोहरों से व्यापारिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बसाड़ से प्राप्त मिट्टी की मोहरों में बने धार्मिक प्रतीकों से उनकी धार्मिक अवस्थितियों का ज्ञान होता है दोस्तों। साहित्यिक स्रोत देखिए, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण और ब्राह्मणोत्तर ग्रंथों की चर्चा की जाती है दोस्तों। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण और स्मृति ग्रंथ आते हैं, जबकि ब्राह्मणेतर ग्रंथों में बौद्ध, जैन साहित्यों से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। साथियों, लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथों, जीवनियों, यात्रा वृत्तांत, कल्पना प्रधान और गल्प साहित्य का वर्णन किया जाता है दोस्तों। इसका अलग अलग विवरण निम्न प्रकार के हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य में वेद पहले है दोस्तों। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत वेद है दोस्तों। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, सामाजिक निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, ये अथर्ववेद के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों। निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि अनेक विषयों का वर्णन है दोस्तों। चलिए, अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गौपथ है दोस्तों। अथर्ववेद के उपनिषद मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडुक्योपनिषद है दोस्तों। अथर्ववेद के उपनिषद कौन कौन है? मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडुक्योपनिषद दोस्तों। मुंडकोपनिषद से ही भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया दोस्तों। किस उपनिषद से? मुंडकोपनिषद से दोस्तों। इसमें सभा और समिति के प्रजापति के 2 पुत्रियों कहा जाता है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है दोस्तों। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है दोस्तों। ब्राह्मण, अरण्यक तथा उपनिषद। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संहिता के पश्चात ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिककालीन समाज तथा सांस्कृतिक विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्याओं के लिए गद्य में लिखे गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ जो है वैदिक संहिताओं की व्याख्या के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। निम्न तालिका में क्रमशः उल्लेखित है। देखिए, ऋग्वेद में है दोस्तों ऐतरेय और कुशुतकी ब्राह्मण है। ऋग्वेद में कौन है? ऐतरेय और कुशुतकी ब्राह्मण दोस्तों। यजुर्वेद में शतपथ है और तैतरेयी ब्राह्मण है। यजुर्वेद में शतपथ और तैतरेयी है दोस्तों। और सामवेद में आपका पंचविश है, षड्विश ब्राह्मण है दोस्तों। सामवेद में कौन है? पंचविश और षड्विश दोस्तों। अथर्ववेद में गौपथ ब्राह्मण है। अथर्ववेद में गौपथ है दोस्तों। चलिए हम लोग वेदांग और वेदांग तथा सूत्र के बारे में चर्चा करते हैं। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। शिक्षा दोस्तों, उच्चारण विधि है, ज्योतिष, भागफल, कल्प दोस्तों, कर्मकांड विधि, कर्मकांड है, व्याकरण, शब्द व्युत्पत्ति है, निरुक्त दोस्तों भाषा विज्ञान तथा छंद, चतुष्पदी श्लोक है। ये वेदों के शुद्ध उच्चारण है। ये वेदों के शुद्ध उच्चारण तथा ये आदि करने में सहायक है दोस्तों। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। शिक्षा उच्चारण विधि है, ज्योतिष भागफल है, कल्प कर्मकांड है, व्याकरण शब्द उत्पत्ति है, निरुक्त भाषा विज्ञान है तथा छंद चतुष्पदीय श्लोक है। ये वेदों के शुद्ध उच्चारण तथा यज्ञादि करने में सहायक है। निम्न नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार वैदिक साहित्य
को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया दोस्तों। स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्रों के अध्ययन से हम यज्ञीय विधि विधानों तक, कर्मकांडों तक, राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। महाकाव्य देखिए, वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में महाकाव्यों का समय आता है। इसमें रामायण महाभारत प्रमुखतः शामिल है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, रामायण हमारा आदि महाकाव्य है दोस्तों। रामायण जो है हमारा आदि काव्य है, जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसमें हमें हिंदुओं, यवनों और शासकों के संघर्ष का वर्णन मिलता है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी दोस्तों। इसमें प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक और धार्मिक और राजनीतिक दशा का पता चलता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, ऐतिहासिक दृष्टि से महाकाव्यों को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसमें वर्णित कथाओं में कल्पना का समावेश अधिक होता है दोस्तों। ऐतिहासिक दृष्टि से महाकाव्यों को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है क्योंकि इसमें वर्णित कथाओं में कल्पना का समावेश अधिक होता है। पुराणों के बारे में चर्चा करिए। पुराणों में प्राचीन भारतीय इतिहास का अच्छा क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। पुराणों की संख्या 18 है दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुराणों का रचयिता एवं संकलनकर्ता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रशर्वा को माना जाता है। पुराणों के रचयिता एवं संकलनकर्ता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रशर्वा को माना जाता है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है दोस्तों। पुराणों में मत्स्य पुराण क्या है? सबसे प्राचीन है दोस्तों। पुराण प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक के ऐतिहासिक घटनाओं का परिचय कराते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से के पहले प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनः निर्माण के लिए 2 पुराण ही एकमात्र स्रोत हैं। ब्राह्मणेतर साहित्य दोस्तों, बौद्ध साहित्य। भारतीय इतिहास के साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। बौद्ध साहित्य ग्रंथों में त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए, त्रिपिटक बुद्ध के शिक्षाओं का संकलन है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक दोस्तों। विनय पिटक संघ संबंधी नियम, विनय पिटक में दोस्तों संघ संबंधी नियम तथा आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह है दोस्तों। सूत पिटक धार्मिक सिद्धांत तथा धर्मोपदेश का संग्रह है दोस्तों। सूत पिटक कैसा है? धार्मिक सिद्धांत तथा धर्मोपदेश का संग्रह है। वहीं अभिधम पिटक दोस्तों दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह। अभिधम पिटक कैसा है? दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध ग्रंथों से संबंधित जातकों में बुद्ध से संबंधित घटनाओं का वर्णन दोस्तों। बौद्ध ग्रंथों में संबंधित जातकों में बुद्ध से संबंधित घटनाओं का वर्णन है। दीपवंश तथा महावंश दोस्तों नामक 2 पाली ग्रंथों में मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है दोस्तों। इसमें दीपवंश तथा महावंश नामक 2 पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नागसेन के द्वारा रचित मलिनपनो पाली भाषा में रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इनमें हिंद यवन शासक मिनांडर के विषय में सूचनाएं मिलती है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। किसमें? हीनयान संप्रदाय में बौद्ध धर्म के दोस्तों प्रमुख ग्रंथ कौन है? हीनयान का कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, महायान संप्रदाय दोस्तों ये ग्रंथ हैं ललित विस्तार, दिव्यादान आदि, ये सब महायान संप्रदाय के ग्रंथ हैं। ललित विस्तार में बुद्ध के देवता मानकर उनके जीवन तथा कार्यों का चमत्कारिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। और दिव्यादान द्वारा अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों के विषय की सूचना मिलती है दोस्तों। दिव्यादान में किसके लेकर? अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों के विषय की सूचना मिलती है। फिर देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका जैन साहित्य दोस्तों। क्या है? जैन साहित्य के बारे में चलिए पढ़ते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, आचारांग सूत्र और भगवती सूत्र और कालिका पुराण, त्रिशिष्ट लक्षण, महापुराण आदि प्रमुख है दोस्तों। ये जैन साहित्य है सब। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी दोस्तों। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने दोस्तों। फिर देखिए लौकिक साहित्य दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है दोस्तों।
नेक्स्ट देखिए, ऐतिहासिक रचनाओं में अर्थशास्त्र का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने की थी, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था का पर्याप्त प्रकाश डाला गया है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट पेज की ओर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी में दोस्तों, राजतरंगिणी भी विशेष उल्लेखनीय। यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। इसमें आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी का आरंभ तक के कश्मीर के प्रत्येक शासक के काल की घटनाओं का क्रमानुसार वर्णन दिया गया है दोस्तों। किसमें? तो आपका कल्हन के राजतरंगिणी में दोस्तों। अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में पाणिनि की अष्टाध्यायी कात्यायन की वर्तिका, पतंजलि का महाभाष्य, विशाखादत्त का मुद्र राक्षस तथा कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम आदि उल्लेखनीय है दोस्तों। अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में दोस्तों पाणिनि का कौन है? अष्टाध्यायी या कात्यायन की वर्तिका, पतंजलि का महाभाष्य, विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस तथा कालिदास कृत का मालविकाग्निमित्रम आदि उल्लेखनीय है। ऐतिहासिक जीवनियों में अश्वघोष कृत बुद्ध चरित्र, बाणभट्ट का हर्ष चरित्र, वाक्यपति का गौड़ बहों, बिल्हन का विक्रमांक देव चरित्र, संध्याकार नदी कृत और रामचरित्र, हेमचंद कृत कुमारपाल चरित्र, जननायक कृत पृथ्वी राज विजयी आदि महत्वपूर्ण है दोस्तों। ऐतिहासिक जीवनियों में अश्वघोष का कृत बुद्ध चरित्र, बाणभट्ट का हर्ष चरित्र है, वाक्यपति का गौड़वहो है और बिल्हन का विक्रमादेव चरित्र है और संध्या का नदी कृत रामचरित्र है, हेमचंद्र कृत का कुमार पाल चरित्र है, जननायक कृत का पृथ्वी राज विजयी आदि हैं दोस्तों प्रमुख साहित्यिक रचनाएं। चलिए देखते हैं हम लोग रचनाकार विशेष तथ्य दोस्तों। अष्टाध्यायिक हो गए पाणिनि, व्याकरण ग्रंथ है दोस्तों। मुद्र राक्षस विशाखादत्त हो गए रचनाकार, कौन हुए? विशाखादत्त दोस्तों। और मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। महाभाष्य में दोस्तों पतंजलि हैं और पुष्यमित्र शुंग के विषय की जानकारी मिलते हैं महाभाष्य में दोस्तों। अष्टाध्यायी का टीका ये महाभाष्य। कथा ऋत सागर दोस्तों सोमदेव के रचनाकार हैं दोस्तों। मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। बृहत कथा मंजरी दोस्तों क्षमेंद्र रचनाकार है। इसके कौन है? बृहत कथा मंजरी के क्षमेंद्र दोस्तों। मौर्य काल में विषय में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र में दोस्तों कौटिल्य क्या मौर्य काल के बारे में प्रकाश पड़ता है दोस्तों। नीति सागर दोस्तों कामदंक के हैं। किसके? कामदंक के दोस्तों। गुप्तकालीन राजतंत्र पर कुछ प्रकाश पड़ता है। मालविकाग्निमित्रम दोस्तों कालिदास के हैं। शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। मृक्षकटिकम दोस्तों ये शूद्रक के हैं और गुप्तकालीन समाज का वर्णन है दोस्तों। हर्षचरित जो है दोस्तों ये बाणभट्ट के हैं। हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन किया गया इसमें। और रामचरित्र जो है संध्याकार नंदी के हैं। संध्याकार नंदी रचनाकार इसके हैं। बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा इसमें रामचरित्र में है दोस्तों। पृथ्वीराज रासो दोस्तों चंद्रवरदायी रचनाकार में कौन हुए? चंद्रवरदायी। पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन इसमें मिलता है दोस्तों। और राजतरंगिणी में दोस्तों कल्हन है। कौन है? कल्हन। कश्मीर के राजवंशों की क्रमबद्ध जानकारी मिलती है राजतरंगिणी में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विदेशी साहित्य, विदेशी यात्रा के विवरण। यूनान एवं रोमन के लेखक, चीनी यात्रियों के विवरण और अरब यात्रियों का विवरण दोस्तों। चलिए यूनान एवं रोम के लेखक। यूनान के प्राचीन लेखकों में टेसियस तथा हेरोडोटस के नाम से प्रसिद्ध है। यूनान के प्राचीन लेखकों में टेसियस तथा हेरोडोटस के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए टेसियस ईरान का राजवैद्य था और टेसियस के वर्णन में अधिकांश कल्पित कहानियां हैं जो पूर्णतः अविश्वसनीय है दोस्तों। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने 5वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका की रचना की थी। इसमें भारत फ्रांस के संबंधों का वर्णन किया गया दोस्तों। किसमें? हेरोडोटस में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे निर्याकस, ओर्नोसिकट्स और अरिस्टोबुलस दोस्तों।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सिकंदर के पश्चात के लेखकों को 3 राजदूतों हैं। सिकंदर के पश्चात लेखकों में 3 राजदूतों हैं। कौन कौन है इसको थोड़ा ध्यान में देना है। पहले थे मेगास्थनीज दोस्तों, उसके बाद डायमेकस थे, उसके बाद डायनोसियस के नाम उल्लेखनीय है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की, जिसमें सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था दोस्तों मेगास्थनीज। मेगास्थनीज इंडिका में मध्ययुगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा गया है। और डायमेकस यह सीरियन नरेश ऑन्टियोकस का राजदूत था, यह बिंदुसार के राज दरबार में आया था दोस्तों। और डायोनियसियस दोस्तों यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो बिंदुसार अन्य स्रोतों में अशोक भी पढ़ने जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था दोस्तों। डायनोसियस और डायमेकस दोनों था दोस्तों, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। अन्य स्रोतों में अशोक भी पढ़ने में मिलता है दोस्तों, कहीं किसी किसी बुक में अशोक के भी शासनकाल में आया था। नेक्स्ट देखिए प्लिनी। प्लिनी इसने पहली सदी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। प्लिनी दोस्तों, नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा था दोस्तों? प्लिनी ने लिखा था। पहली सदी में ये बुक लिखा गया था, जिसमें भारत में पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है। टॉलमी की पुस्तक जियोग्राफी है दोस्तों, और किसी अज्ञात लेखक की पुस्तक पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इनसे भारत के भूगोल और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। चीनी यात्रियों का विवरण चलिए हम लोग देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में चीनी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये चीनी यात्री बौद्ध मतायनु थे तथा भारत में बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा तथा बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए आए थे। इनमें प्रमुख थे फाहियान दोस्तों, ये 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। इसमें भारतीय समाज, यहाँ की संस्कृति और आर्थिक स्थिति का प्रकाश डाला दोस्तों। फाहियान जो था दोस्तों, ये 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य इस शासनकाल में भारत आया था। और इसने भारतीय समाज, यहाँ की संस्कृति का एवं आर्थिक स्थिति में प्रकाश डाला दोस्तों। हिंसा के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय भारत आया था और इसकी रचना शियुकी थी दोस्तों। इत्सिंग देखिए, इत्सिंग जो है दोस्तों, ये 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन मिलता है दोस्तों इत्सिंग में। चीनी यात्री संयुगन दोस्तों, ये भारत की यात्रा 515 से 520 ईस्वी के बीच की थी दोस्तों। कब की थी? 515 से 520 ईस्वी के बीच दोस्तों। अरब यात्रियों के विवरण हम लोग चलिए पढ़ते हैं। किसका? अरब यात्रियों का दोस्तों। अरब व्यापारियों तथा लेखकों जिन्होंने भारत में यात्रा की के विवरणों में हमें पूर्व मध्यकालीन भारतीय समाज और संस्कृति के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। इन लेखकों में अलबरूनी और इब्न बतूता के नाम सर्वप्रथम दोस्तों। किसके किसके? अलबरूनी और इब्न बतूता का नाम दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। प्रथम चैप्टर में 10 पेज है दोस्तों, आपका भी 7 पेज है। 10 पेज तक खत्म होगा तो समझिए आपका कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। उसके बाद दूसरा चैप्टर सिंधु सभ्यता है दोस्तों, उस पर भी एक क्लास में उसको भी हम लाएंगे दोस्तों। थोड़ा धुंधला दिखता है, आप लोग मैनेज कीजिएगा। सुनना है, सिर्फ ध्यान से देखना है, सुनना। अरब अलबरूनी दोस्तों देखिए, यह 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति तहकीक हिंद यानी किताबुल हिंद दोस्तों, भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है दोस्तों। सर्वप्रथम 1888 ईस्वी में एडवर्ड साची ने अरबी भाषा से तहकीक हिंद का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया था। कौन किया था? एडवर्ड साची ने दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, अरबी लेखकों में अलबरूनी के अतिरिक्त अलबरूनी के अतिरिक्त अल बिलादुरी, सुलेमान, हसन निजाम, फरिश्ता, निजामुद्दीन, इब्न बतूता आदि भी प्रमुख है दोस्तों। इब्न बतूता देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इब्न बतूता के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। चलिए, इसके द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत रेहला है दोस्तों, सर प्रमुख है, जो अरबी भाषा में रचित है। यह 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। नेक्स्ट देखिए, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली में काजी के पद पर
नियुक्त किया। बाद में उसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा दोस्तों। प्राचीन भारतीय इतिहास का विकास देखिए दोस्तों। प्रागैतिहासिक काल, आदि आंध्र ऐतिहासिक काल दोस्तों और ऐतिहासिक काल। प्राचीन भारतीय इतिहास का विकास 3 कालखंड में दोस्तों। पहला है प्रागैतिहासिक काल, फिर आंध्र ऐतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल दोस्तों। लक्षण देखते हैं हम लोग। लिखित साक्ष्य का उपलब्ध नहीं है प्रागैतिहासिक काल में दोस्तों। पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है, उदाहरण जैसे पाषाण काल। फिर नेक्स्ट देखिए आंध्र ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है परंतु लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी दोस्तों। ये आंध्र ऐतिहासिक काल में दोस्तों। इसके उदाहरण सैंधव सभ्यता है और वैदिक संस्कृति है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए ऐतिहासिक काल दोस्तों। पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं। यह काल पुरातात्विक और साहित्यिक तथा विदेशी यात्रियों का वर्णन पर निर्भर है दोस्तों। चलिए हम लोग पाषाण संस्कृति के उदाहरण समझते हैं। पूरा पाषाण काल दोस्तों प्रारंभ 10,000 ईसा पूर्व हुआ। अब मध्य पाषाण काल दोस्तों 10,000 से 5500 ईसा पूर्व दोस्तों। और नव पाषाण काल का प्रारंभ 5500 से 3000 ईसा पूर्व है दोस्तों, नव पाषाण काल का। चलिए हम लोग फिर देखते हैं पूरा पाषाण काल के 3 कालखंड है दोस्तों। निम्न पूरा पाषाण काल, फिर देखिए मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल दोस्तों। प्रारंभ निम्न पूरा पाषाण काल जो है दोस्तों प्रारंभ में 1,00,000 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है और मध्य पूरा पाषाण काल 1,00,000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक मध्य पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल दोस्तों 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व दोस्तों। चलिए हम लोग पहले पाषाण युग के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय पाषाण कालीन संस्कृति को विद्वानों ने 3 कालों में विभाजित किया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण संस्कृति का उदय अभिन्यूतन युग में हुआ था। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इस युग में धरती बर्फ से ढकी हुई थी। भारतीय पूरा पाषाण काल को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थरों के औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है दोस्तों। चलिए देखते हैं पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, प्रारंभ से 1,00,000 वर्ष ईसा पूर्व है दोस्तों। क्या है? निम्न पूरा पाषाण काल। दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल दोस्तों 1,00,000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व दोस्तों। प्रागैतिहासिक काल देखिए पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष सोहन नदी घाटी और बेलन नदी घाटी तथा नर्मदा नदी घाटी और भोपाल के पास भीमबेटिका नामक चित्रित शिलालेखों से प्राप्त हुआ है दोस्तों। पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष जो है सोहन नदी घाटी है, बेलन नदी घाटी तथा नर्मदा नदी घाटी एवं भोपाल के पास भीमबेटिका नामक चित्रित शिलालेखों से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल को उपकरणों में भिन्नता के आधार पर 3 कालों में विभाजित किया गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। चलिए पहले हम लोग निम्न पूरा पाषाण की चर्चा करते हैं काल की। नेक्स्ट पॉइंट, इसके उपकरण सर्वप्रथम कहाँ मिले थे हम लोगों को? सोहन नदी जो है सिंधु नदी की छोटी सहायक नदी है दोस्तों। सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुई थी, इसी कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है दोस्तों। निम्न पूरा पाषाण काल को इस काल में फेबुल, चोपर और चोपिंग उपकरणों के साक्ष्य मिलते हैं। फेबुल पत्थर के वे उपकरण होते हैं जो पानी के बहाव में रगड़कर खासकर चिकने और सपाट हो जाते थे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चोपर बड़े आकार वाला उपकरण है जो फेबुल से बनाया जाता था दोस्तों। चोपिंग उपकरण द्विधारी होते हैं, अर्थात फेबुल के ऊपर दोनों किनारों को छील कर उनमें धार बनाई जाती है दोस्तों। चोपिंग जो उपकरण है द्विधारी होती है, अर्थात फेबुल के ऊपर दोनों किनारों को छील कर उनमें धार बनाई जाती है दोस्तों। चलिए मध्य पूरा पाषाण काल की ओर हम लोग चर्चा करते हैं। इस काल में बहुसंख्यक कोर, फ्लैक, ब्लेड उपकरण प्राप्त हुए हैं। फलकों को अधिकता के कारण मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई दोस्तों। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पूरा पाषाण को किसकी संज्ञा दी गई? फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई दोस्तों मध्य पूरा पाषाण काल।
मध्य पूरा पाषाण काल में के औजारों का निर्माण अच्छे प्रकार के क्वार्टजाइट पत्थर से किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, मध्य पूरा पाषाण काल के उपकरण महाराष्ट्र में नेवासा, झारखंड में सिंहभूम, उत्तर प्रदेश में चकिया, वाराणसी, बेलन घाटी, प्रयागराज, मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाओं तथा सोन घाटी, गुजरात में सौराष्ट्र, गुजरात में जो है सौराष्ट्र दोस्तों क्षेत्र है, हिमाचल में ब्यास है, वानगंगा है तथा सिरसा घाटियों आदि विविध पुरास्थलों से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए, उच्च पूरा पाषाण काल दोस्तों, इस काल का प्रमुख पाषाणोपकरण ब्लेड है। ब्लेड पतले तथा सक्रिय आकार वाला वह पाषाण फलक है जिसके दोनों किनारे समानांतर होते हैं तथा जो लंबाई में अपनी चौड़ाई से दुगना होता है। नेक्स्ट देखिए, भारत में इस काल के उपकरण सोन घाटी, मध्य प्रदेश, सिंहभूम, झारखंड, जोगदहा, भीमबेटका, रामपुरवा, बघेलना, बाघोर, मध्य प्रदेश, पटने, भदने तथा इनाम गांव कहाँ पे है? महाराष्ट्र में दोस्तों, पटने, भदने, इनाम गांव, रेणुगुट्टा, बेमुला, कर्नूल गुफाएं कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में दोस्तों, सोरापुर द्वाब कर्नाटक में है तथा बूढ़ा पुष्कर राजस्थान आदि से प्राप्त हुई है दोस्तों। मध्य पाषाण काल में चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। इस काल के उपकरण अत्यंत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था दोस्तों। मध्य पाषाण काल के जो उपकरण थे अत्यधिक छोटे होते थे, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते थे? माइक्रोलिथ कहा जाता था दोस्तों। सर्वप्रथम सीएल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में से लघु पाषाणोपकरण खोजे थे दोस्तों। कौन खोजा था? सीएल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, इस काल के प्रमुख केंद्र बेतवा घाटी, सोन घाटी, मध्य प्रदेश। बेतवा घाटी, सोन घाटी कहाँ? मध्य प्रदेश। और कृष्णा घाटी कर्नाटक, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, नेवासा महाराष्ट्र इत्यादि दोस्तों प्रमुख केंद्र है इसका। आदमगढ़ देखिए दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और बागोर राजस्थान से प्राप्त साक्ष्य पशुपालन को दर्शाते हैं दोस्तों। इस काल के लोगों ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु बनाया था दोस्तों। इस काल में मानव अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश और सराय नाहर राय तथा मदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ दोस्तों। ये सब जो उपकरण किससे? मध्य पाषाण से है दोस्तों। किससे? मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुआ दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नवपाषाण कालीन दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, जिसकी तिथि 7000 ईसा पूर्व मानी जाती है दोस्तों। नवपाषाण काल भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, जिसकी तिथि 7000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस काल के प्रमुख केंद्र दोस्तों बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश। रानी गुट्टा आंध्र प्रदेश, सोन घाटी मध्य प्रदेश, सिंहभूम दोस्तों, सिंहभूम जो है झारखंड में इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नवपाषाण कालीन स्थल बुर्जहोम एवं गुफर कराल से अनेक गर्तावास, मृत भान और हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, चिरान, बिहार में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों के हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कोल्डीवा प्रयागराज से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ दोस्तों। कहाँ से? प्रयागराज दोस्तों, कोल्डीवा से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नवपाषाणिक संस्कृति अपनी पूर्वगामी संस्कृतियों की अपेक्षा अधिक विकसित थी। इस काल का मानव न केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता था वरन उत्पादक भी था। वह कृषि कर्म और पशुपालन से पूर्णतः परिचित हो चुका था दोस्तों नवपाषाणिक संस्कृति में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पाए गए उपकरणों में कुल्हाड़ी, वसूली छेनी, खुरपी और कुदाल, हथौड़े आदि प्रमुख थे दोस्तों। यहाँ पाए गए उपकरण में कौन कौन से थे? कुल्हाड़ी थे, वसूली छेनी, खुरपी और कुदाल, हथौड़े आदि दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट
इसकी ओर बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पे देखियो मेहरगढ़ है दोस्तों, ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे जम्मू कश्मीर में बुर्जों में। मैप से देखिए चिरान बिहार आपका यहाँ पे है, कोलडीवा महागड़ा दोस्तों, ये सब आपका इस बेल्ट में है। नर्मदा नदी ताप्ती देखिए यहाँ पे है, नर्मदा नदी ताप्ती ये मुंबई है यहाँ दोस्तों। गोदावरी नदी है इनामगढ़ दोस्तों, मुंबई के पास महाराष्ट्र में इनामगढ़ है। कृष्णा नदी हुसंगी दोस्तों, ये कर्नाटक के क्षेत्र में है। आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में कर्नूल गुफाएं दोस्तों, ब्रह्मगिरी कयमपल्ली कावेरी नदी कुंडूर है दोस्तों। अरब सागर इधर है, इधर दोस्तों कोलकाता देखिए यहाँ पे आपका है, बंगाली खाड़ी है, आदि चिन्नूर यहाँ पे है दोस्तों आपका। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आंध्र ऐतिहासिक काल, चलिए चलते हैं। पाषाण युग की समाप्ति के बाद धातुओं के युग का प्रारंभ हुआ दोस्तों। इसी युग को आंध्र ऐतिहासिक काल या धातु काल भी कहा जाता है। हड़प्पा संस्कृति तथा वैदिक संस्कृति की गणना इस काल से की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृदभान इस काल से संबंधित है। गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृदभान दोस्तों ईसा पूर्व या ईसवी दोस्तों। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व बीसी यानी बिफोर द बोथ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। इसमें वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। वर्षों की गिनती कैसी होती है? उल्टी दिशा में दोस्तों, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में लिखा जाता है ईसवी। ईसवी को लैटिन भाषा के शब्द एडी एनो डोमिनी भी लिखा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां दोस्तों। इस काल में मनुष्य पत्थर एवं तांबे के उपकरण औजारों के प्रयोग करने लगा था। इसी कारण इस काल को ताम्रपाषाण काल भी कहते हैं साथियों। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया वह तांबा था दोस्तों। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया था वह क्या था? तांबा था दोस्तों। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति कृषक ग्रामीण संस्कृतियां थी। इस काल के प्रमुख संस्कृतियां हैं, ये देखते हैं हम लोग आगे। बनास, अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आहार संस्कृति, राजस्थान है दोस्तों। बनास और आहार संस्कृति कहाँ की? राजस्थान के प्रमुख स्थल देखिए। आहार बालाथल तथा गिलुंद है दोस्तों, बालाथल तथा गिलुंद। आहार को तामबंती भी कहा जाता है। आहार को क्या कहते हैं? तामबंती भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर तांबा मिलता है। इस संस्कृति का कालक्रम 2100 से 1500 ईस्वी ईसा पूर्व के बीच हुआ है दोस्तों। 2100 से 1500 ईसा पूर्व के बीच हुआ है। आहार के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। गिलुंद इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना गया है। यहाँ से पक्की ईंटों के निर्माण के साक्ष्य भी मिले गिलुंद से दोस्तों। यहाँ से तांबे की बनी कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ तथा चादरें प्राप्त हुई है दोस्तों। कायथा संस्कृति देखिए, ये मध्य प्रदेश में कायथा संस्कृति प्रमुख स्थल है। कायथा एरन। कायथा के मृद भानों पर प्राक हड़प्पन और हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ के स्टेटाइट और कार्नोलियन जैसे कीमती पत्थरों के हार प्राप्त हुए हैं। नोट देखिए, एरन अभिलेख से सती प्रथा के प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य भी मिले हैं दोस्तों। मालवा संस्कृति देखिए, प्रमुख स्थल कायथा, एरन और नवदा टोली दोस्तों। मालवा संस्कृति के प्रमुख स्थल कौन है? कायथा, एरन और नवदा टोली। नेक्स्ट पॉइंट है मालवा मृदभान अपनी उत्कृष्टता के लिए जाने जाते हैं। मालवा मृदभान जो है अपनी उत्कृष्टता के लिए जाने जाते हैं। नवदा टोली में विभिन्न कृषि फसलों के साक्ष्य भी मिले हैं। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में है दोस्तों। प्रमुख स्थल जोरवे, नेवासा और देमाबाद, इनामगांव। देमाबाद से भारी मात्रा में कांसे
की वस्तुएं मिली है। यह हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव दिखलाती है। यहीं से गेंडा, हाथी, भैंसा, रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति भी मिली है दोस्तों। कहाँ से? देवाबाद से दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, इनाम गांव ताम्रपाषाण युग है दोस्तों। इनाम गांव जो है कैसा युग है? ताम्रपाषाण युग है दोस्तों। युग की एक बड़ी बस्ती है। यह बस्ती किलाबंद और खाई से घिरी हुई थी दोस्तों। 1200 ईस्वी ईसा पूर्व के लगभग ताम्रपाषाण संस्कृति का लोप हो गया। केवल जौरवे संस्कृति 700 ईसा पूर्व तक जीवित रहा दोस्तों। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति को विलुप्त होने के कारण बहुत कम वर्षा तथा सूखा था दोस्तों। बहुत कम वर्षा तथा सूखा था ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के विलुप्त होने का कारण दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, निम्न पूरा पाषाण काल दोस्तों। संस्कृति के लक्षण है, मुख्य स्थल है और महत्व, उपकरण और विशेषताएं देखिए। निम्न पूरा पाषाण काल में दोस्तों सल्क है, गड़ासा है, संस्कृति के जो लक्षण है। खंडक है, उपकरण, संस्कृति है दोस्तों। मुख्य स्थल कहाँ है? पंजाब है, कश्मीर है, सोहन घाटी, सिंगरेली घाटी, छोटा नागपुर, नर्मदा घाटी और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है दोस्तों। महत्व, उपकरण और विशेषताएं में क्या है? हस्ता, कुठार, वाटिकासम उपकरण है। हेमोइरेस्ट अस्थि अवशेष नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए दोस्तों। मध्य पुरापाषाण काल देखिए, फलक संस्कृति है दोस्तों। मध्य पुरापाषाण की संस्कृति के लक्षण कौन है? फलक संस्कृति। नेवासा महाराष्ट्र में पड़ता है। डिडवाना आपका राजस्थान में पड़ता है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में पड़ता है। बांकुड़ा पुरुलिया पश्चिम बंगाल में पड़ता है। बांकुड़ा पुरुलिया दोस्तों। इसकी विशेषताएं क्या है? फलक, वेधन, खुरचनी और भीमबेटका से गुफा चित्रकारी मिलता है दोस्तों। उच्च पुरापाषाण काल में देखिए, अस्थि है, संस्कृति के लक्षण खुरचनी है एवं दक्षिणी संस्कृति है दोस्तों। इसके मुख्य स्थल कौन कौन है? बेलन घाटी है, छोटा नागपुर पठार है, मध्य भारत गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है दोस्तों। उच्च पुरापाषाण काल के विशेषताएं क्या है? प्रारंभिक हेमोसेपियंस मानव काल, हारपून, फलक व हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे दोस्तों। अब मध्य पाषाण काल में हुए हैं सूक्ष्म पाषाण संस्कृति। आदमगढ़, भीमबेटका मध्य प्रदेश, बागोर राजस्थान में पड़ता है, सरायनहार उत्तर प्रदेश दोस्तों। ये सब मध्य पाषाण काल के उपकरण है, मुख्य स्थल है दोस्तों। और विशेषताएं क्या है? सूक्ष्म पाषाण उपकरण बनाने की तकनीकी का विकास कहाँ? मध्य पाषाण काल में होता है। सूक्ष्म पाषाण उपकरण बनाने की तकनीक दोस्तों। अर्धचंद्राकार उपकरण, एक धार फलक, अस्थायी निवास का साक्ष्य, पशुपालन है दोस्तों। नवपाषाण काल दोस्तों देखिए, पॉलिश उपकरण संस्कृतियां, बुरझोम और गुपकराल कश्मीर और लंग नाच गुजरात, दमदमा कोल्डिवा उत्तर प्रदेश, चिरान बिहार है दोस्तों, पोचमपल्ली तमिलनाडु, मास्की कर्नाटक है दोस्तों। ये जो नवपाषाण काल के जो स्थल है कौन कौन है? बुरझोम और गुफल करार है दोस्तों। जो गुफल करार कश्मीर में, लंगनाच गुजरात में पड़ता है, दमदमा कोल्डिवा उत्तर प्रदेश, चिरान बिहार में, पोचमपल्ली तमिलनाडु में, मास्की कर्नाटक में दोस्तों। प्रारंभिक कृषि संस्कृति, कपड़ा बुनना, भोजन पकाना, मृदभान निर्माण, मनुष्य अस्थायी निवासी बना और पाषाण उपकरणों की पॉलिश शुरू। पाषाण उपकरणों की पॉलिश शुरू, पहिया अग्नि का प्रचलन है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, महापाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद दक्षिण में जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे महापाषाण काल कहा जाता है। पत्थरों की कब्रों को महापाषाण कहा जाता है। इन कब्रों में मानवों को दफनाया जाता था। महापाषाण काल से संबंध लोग साधारणतः पहाड़ों की ढलान पर रहते थे। ढक्कन, दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत, कश्मीर में यह प्रथा प्रचलित थी। यहाँ की कब्रों से लोहे के औजार, घोड़े के कंकाल, पत्थर व एवं सोने गहने में प्राप्त हुए दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, महापाषाण काल में आंशिक समाधान की पद्धति प्रचलित थी, जिसके तहत शवों को जंगली जानवरों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था दोस्तों।
महापाषाण काल में था दोस्तों। आंशिक समाधान की पद्धति भी प्रचलित थी। जैसे देखिए ब्रह्मगिरी आदि, चंदलूर, मास्की, चिकलन पत्तू, नागार्जुन कोंडा आदि इसके प्रमुख समाधान केंद्र थे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए महापाषाण कालीन लोग धन के अतिरिक्त रागी की खेती भी करते थे। इतिहासकारों ने महापाषाण काल का निर्धारण 1000 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के बीच तक किया था दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपका अभ्यास प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा बचा है दोस्तों। आपका पहला चैप्टर प्राचीन इतिहास का कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं लगे नहीं कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।